नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र के बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम तथा बीपीएससी 4.0 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या प्रश्न है। 1 नंबर प्रश्न है, नेल्सन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन ए प्रबल प्रयास सिद्धांत, बी निम्न संतुलन पास, सी आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत और डी जीवन निर्वाह सिद्धांत। तो नेल्सन आर्थिक विकास से संबंधित अर्थशास्त्री हैं और नेल्सन ने निम्न संतुलन पास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसलिए सही आंसर बी है। इसके अलावा प्रबल प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर रोडान द्वारा किया गया। आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन लेवेंस्टीन द्वारा किया गया। मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत लेस्ले ने किया था। अगला 2 नंबर प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय के स्तर तथा जनसंख्या वृद्धि की दर में ऊंचा सहसंबंध है, यह विचारधारा संबंधित है। तो प्रति व्यक्ति आय के स्तर तथा जनसंख्या वृद्धि की दर में ऊंचा सहसंबंध है, यह विचारधारा जो है यह नेल्सन से संबंधित है। बी ऑप्शन सही है। अगला है, प्रबल प्रयास का आर्थिक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो प्रबल प्रयास के आर्थिक विकास का सिद्धांत जो है वह रोडान से संबंधित है। रोडान ने प्रबल प्रयास सिद्धांत के संबंध में अपना सिद्धांत दिया। बी ऑप्शन सही है। अगला 4 नंबर प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री का संबंध बड़े धक्का के विचारधारा से नहीं है? लेवेंस्टीन, रोजेंस्टीन, रोडान, लुईस, नेल्सन। तो लुईस का संबंध जो है बड़े धक्का की विचारधारा से नहीं है, बाकी लेवेंस्टीन, रोजेंस्टीन, रोडान, नेल्सन का संबंध बड़े धक्का की विचारधारा से, इसलिए सी ऑप्शन सही है, लुईस नहीं है। विकपुट सिद्धांत की अल्प विकसित देशों के संबंध में मान्यताएं हैं कि ऑप्शन ए पूंजी उत्पाद अनुपात अधिक है, बी पूंजी उत्पाद अनुपात स्थिर है, सी पूंजी उत्पाद अनुपात कम है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकपुट सिद्धांत की अल्प विकसित देशों के संबंध में मान्यता यह है कि पूंजी उत्पाद अनुपात जो है वह स्थिर माना गया है। बी ऑप्शन सही है। अगला, केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हेतु आवंटित की गई राशि है। तो 2023-24 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जो राशि आवंटित की गई है वह है 1.25 लाख करोड़ रुपए। 1.25 लाख करोड़ रुपए बी ऑप्शन में दिया गया, इसलिए बी सही है। अगला है 7 नंबर प्रश्न, अवैध धन रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो अवैध धन रोकथाम अधिनियम जो है वह 2002 में पारित किया गया। 2002 बी ऑप्शन में दिया गया है। कारक कीमत समकरण प्रमेय किसने प्रस्तुत किया था? डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल, पॉल सैमुएल्सन, एडम स्मिथ। तो कारक कीमत समकरण प्रमेय जो है पॉल सैमुएल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पॉल सैमुएल्सन सी ऑप्शन में है। अगला 9 नंबर प्रश्न है, दिए गए आय गुणांक में m बराबर 1/1 माइनस MPC बचत की सीमांत प्रवृत्ति कम होने पर क्या होगा? 1/1 माइनस MPC गुणक a गुणक के बराबर 1/1 माइनस MPC होता है। तो इसमें MPC और k में सीधा संबंध होगा। इसमें MPC और k में सीधा संबंध होगा। तो अगर MPC कम है तो गुणांक भी कम होगा। बी ऑप्शन सही है। और k बराबर होता है k बराबर 1/MPS। तो k और MPS में विपरीत संबंध होता है। अगर k ज़्यादा होता है तो MPS कम होता है और k कम होता है तो MPS ज़्यादा होता है। MPS में विपरीत संबंध होता है और k बराबर 1/1 माइनस MPC में सीधा संबंध पाया जाता है। तो इस प्रकार से यह जो बी ऑप्शन सही है 9 नंबर प्रश्न में। अगला 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता बाजार ढांचे की नहीं है? लंबवत एकीकरण, प्रवेश की शर्तें, क्रेताओं की संख्या, विक्रेताओं की संख्या। तो प्रवेश की शर्तें बाजार की विशेषता है, विक्रेताओं की संख्या, क्रेताओं की संख्या, ये सारी बाजार की विशेषताएं हैं। लंबवत एकीकरण बाजार की विशेषता नहीं है। अगला, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसमें
कोट के आधार पर उत्तर देना है। कथन 1 है श्रम का विभाजन स्मिथ के आर्थिक वृद्धि सिद्धांत का आरंभिक बिंदु है। कथन 2 यह श्रम का विभाजन है जिससे श्रम की उत्पादनकारी अधिकार में अधिकतम सुधार होता है। कोट 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन फर्स्ट सत्य लेकिन सेकंड असत्य है। तो इसमें जो है 11 नंबर प्रश्न में दोनों सही हैं। श्रम का विभाजन जो है एडम स्मिथ ने अपने आर्थिक सिद्धांत में सबसे पहले प्रयोग किया था, और श्रम विभाजन जिससे श्रम की उत्पादनकारी अधिकार में अधिकतम सुधार होता है देखने को मिलता है। उत्पादन में सुधार होता है, श्रम विभाजन के कारण उत्पादन बढ़ता है। तो इस प्रकार से ए और कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, इसलिए 11 का सही आंसर डी है। अगला 12 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित किस वर्ष में IMF ने दीर्घकालीन विशेषता प्रकृति वाली भुगतान संतुलन कठिनाई में संरचनात्मक सुधारों का समाधान करने हेतु सदस्यों की सहायता के लिए विस्तारित कोष सुविधा की स्थापना की? तो IMF द्वारा विस्तारित कोष सुविधा की स्थापना 1974 में की गई थी। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है लागत प्रभावी, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। क्या है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में? लागत प्रभावी किफ़ायत। तो लागत प्रभावी किफ़ायत का जो संबंध है वह होगा मानकों के प्रयोग द्वारा प्रदूषकों को प्रत्यक्ष रूप से विनियमित करने वाली नीति से है। तो एक का मिलान हो जाएगा ए से। अगला बी नंबर है प्रदूषण परमित व्यापार प्रणाली, इसका मिलान सेकंड से, बी का सेकंड से हो जाएगा। प्रोत्साहित आधारित नीति जो संरक्षण प्रथाओं या प्रदूषण कटौती प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करते हैं, बी से मिलान हो जाएगा। अगला सी बाजार अवधारणा जो यह अपेक्षा करती हो कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कम से कम संसाधनों का प्रयोग किया जाए, सी का मिलान 3 से हो जाएगा। और डी कमांड और कंट्रोल अवधारणा, कमांड और कंट्रोल अवधारणा जो है वह बाजार जो प्रदूषकों के अधिकारों के लिए बाजार स्थापित करे, डी का मिलान डी से हो जाएगा। तो ए बी सी डी 1 2 3 4 ए ऑप्शन सही है। अगला 14 नंबर प्रश्न हाई नेल्सन फेल द ओरिजिन ऑफ पावर प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी नामक शीर्षक पुस्तक किसने लिखी? तो दारोन एल्गुएन और जेम्स ए रॉबिन्स द्वारा लिखी गई यह किताब है, सी ऑप्शन सही है। 14 नंबर प्रश्न में 15 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर के प्रकार दिए गए हैं और उसमें सेकंड में अवधि के बारे में दिया गया है। तीव्र उच्च वृद्धि, जनसंख्या की तीव्र उच्च वृद्धि किस वर्ष देखने को मिली? तो जनसंख्या की तीव्र उच्च वृद्धि दर जो है 1951 से 81 के बीच में देखने को मिली। तो ए का मिलान हो जाएगा 3 से। अगला तो बी नंबर क्या है? स्थिर जनसंख्या। तो स्थिर जनसंख्या 1891 से 1921 के बीच स्थिर जनसंख्या देखने को मिली, बी का मिलान हो जाएगा 4 से। उच्च वृद्धि धीमी गति की निश्चित संकेतकों के साथ जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह किस वर्ष में देखने को मिली? तो यह 1981 से 2001 के बीच में जो है जनसंख्या उच्च वृद्धि धीमी गति के निश्चित संकेतकों के साथ देखने को मिली। तो 3 का मिलान हो जाएगा 1 से। और सतत वृद्धि जो है 1921 से 51 के बीच देखने को मिली। सतत वृद्धि दर 1921 से 51 के बीच देखने को मिली है। तो सतत वृद्धि दर 4 का मिलान हो जाएगा 3 से, 4 का मिलान 3 से। इसको हम लोग फिर से देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है तीव्र जनसंख्या वृद्धि। तीव्र जनसंख्या वृद्धि जो है 1951 से 81 के बीच रही। 1951 और 81, एक का मिलान हो जाएगा 3 से। इसके बाद स्थिर जनसंख्या। तो स्थिर जनसंख्या जो है स्थिर जनसंख्या 1891 से 1921 के बीच देखने को मिली। तो बी का मिलान हो जाएगा 4 से। अब सी क्या है? उच्च वृद्धि धीमी गति के निश्चित संकेतकों के साथ जनसंख्या वृद्धि जो है यह 1981 से
2011 के बीच हुई। तो सी का मिलान हो जाएगा 1 से, और बचा डी का मिलान हो जाएगा 2 से। 1900 सतत वृद्धि दर 1921 से 51 के बीच हुई। जो 3 4 1 2 3 4 1 2 बी ऑप्शन में दिया गया, इसलिए 15 का सही आंसर बी है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या है? तो G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य या मोटो जो है, एक विश्व एक परिवार एक जीवन है। एक विश्व एक परिवार एक जीवन। एक पृथ्वी एक विश्व नहीं, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य या साझा भविष्य। एक पृथ्वी एक प्रकृति एक भविष्य। एक पृथ्वी एक प्रकृति एक भविष्य। तो इसमें 16 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है, G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें एक पृथ्वी एक प्रकृति एक जीवन, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के रूप में देखा गया। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, इसलिए ए ऑप्शन सही है 16 नंबर प्रश्न का। 17 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक HDI का निम्न में से कौन सा एक आयाम नहीं है? लंबा और स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता, ज्ञानार्जन की क्षमता, शानदार जीवन प्राप्त करने की क्षमता, स्वस्थ पर्यावरण की प्राप्ति या पहुँच हेतु योग्यता। तो मानव विकास सूचकांक का इनमें से जो आयाम नहीं है वह है स्वस्थ पर्यावरण की प्राप्ति पहुँच हेतु योग्यता। डी ऑप्शन सही है, डी नहीं है मानव विकास सूचकांक का आयाम। मानव विकास सूचकांक के आयाम में स्वास्थ्य या जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को लिया गया है। प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य 2018-20 के दौरान आजीवन जोखिम स्तर सबसे ऊंचा रहा है? किस राज्य का आजीवन जोखिम स्तर जो है सबसे ऊंचा रहा है? वह मध्य प्रदेश का रहा है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 18 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।